नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक मिड साइज़ आईटी कंपनी की, और ये भारत की टॉप 10 आईटी कंपनीज़ में से एक है। कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। और क्यों कोफोर्ज की आज हम बात कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे एक दर्शक मित्र रोहित कुमार सिंह जी ने एक हमसे प्रश्न पूछा है सिग्निटी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो देखिए, सिग्निटी को तो कोफोर्ज ने एक्वायर कर लिया, और ये जो एक्विजिशन है ये Q2 FY25 में कंप्लीट भी हो गया है। इसलिए अब ये कोफोर्ज कंपनी बन गई, यानी सिग्निटी एक कोफोर्ज कंपनी बन गई है। तो आज के वीडियो में हम सिग्निटी के बिज़नेस मॉडल की जगह हम कोफोर्ज का बिज़नेस मॉडल जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सिग्निटी जो है सेपरेटली क्या करती है, और जब कोफोर्ज में सिग्निटी का मर्जर हो गया है तो कोफोर्ज के फाइनेंशियल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोफोर्ज की और सिग्निटी की जो सिनर्जी है वो कैसे इम्प्रूव होगी भी या नहीं। तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह कंपनी के इतिहास के बारे में, कोफोर्ज के इतिहास के बारे में। तो देखिए, कोफोर्ज जो है वो उसका पुराना नाम NIIT टेक्नोलॉजीज़ हुआ करता था, और ये NIIT टेक्नोलॉजीज़ तब अस्तित्व में आई जब 2003 में जो NIIT का जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वाला पार्ट था ना, उसको अलग कर दिया गया। तो उसके बाद ये NIIT टेक्नोलॉजीज़ जो है ये कंपनी बनी। अब जानते हैं कि NIIT टेक्नोलॉजीज़ क्या करती है, किस किस वर्टिकल में है, कहाँ कहाँ से इसका यानी किन किन ज्योग्राफी से कितना कितना रेवेन्यू कोफोर्ज का आता है। तो देखिए, इसके जो मेन बिजनेस वर्टिकल हैं वो 5 हैं। पहला जो वर्टिकल है वो इंजीनियरिंग वर्टिकल है, दूसरा जो वर्टिकल है वो डेटा एंड इंटीग्रेशन का वर्टिकल है, तीसरा जो वर्टिकल है वो क्लाउड एंड इंफ्रा मैनेजमेंट वाला वर्टिकल है, चौथा जो वर्टिकल है वो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन वाला वर्टिकल है, और जो पांचवा वर्टिकल है वो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट वाला वर्टिकल है। तो एक एक करके इन सारे वर्टिकल्स को समझते हैं कि आखिर कोफोर्ज करती क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वाला जो बिजनेस सेगमेंट है कोफोर्ज का, वहाँ से इनका रेवेन्यू 46% आता है। अब ये इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, तो देखिए, जब भी आप IT सर्विसेज में इंजीनियरिंग की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि वो कंपनी इंजीनियरिंग के मार्फत कोई या तो नया ऐप बना रही है, या नया कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना रही है, या जो एग्जिस्टिंग उनके जो क्लाइंट हैं, यानी कोफोर्ज का जो क्लाइंट है उसके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, IT वाला जो सिस्टम है, उसको इम्प्रूव कर रही है, या उसको मॉडर्नाइज कर रही है, या उसको नया बना रही है। तो ये बात रही इंजीनियरिंग की। दूसरा जो इनका वर्टिकल है कोफोर्ज का वो है डेटा एंड इंटीग्रेशन। तो देखिए, अब का जो ज़माना है IT का, उसमें आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन में आपने एक प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट देखने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपने पेमेंट किया, मतलब पेमेंट गेटवे पे गए, और पेमेंट गेटवे पर जाने के बाद आपके वो ऑर्डर किस जगह है ये आपको लगातार उसका फीडबैक या आपको रिवर्ट उसका मिलता रहता है। अब आप ये देखिए, ये तीनों सिस्टम बिल्कुल अलग अलग हैं। जो ऑर्डरिंग वाला सिस्टम है, यानी जहाँ से आप वो देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं और उसको जज करते हैं कि लेना है या नहीं लेना, वो एक तरह का सिस्टम है। दूसरी तरह का जो सिस्टम है वो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड है, और जो तीसरा सिस्टम है वो ऑर्डर ट्रैकिंग से रिलेटेड सिस्टम है। अब ये तीन जो सिस्टम है ना, इनको इन टेंडम यानी एक साथ काम करना चाहिए। अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो बिजनेस को ये नहीं पता लग पाएगा कि भाई किसने तो ऑर्डर दिया, कब उसने पेमेंट किया या नहीं किया, और अगर उसने पेमेंट कर दिया तो उसके ऑर्डर का स्टेटस क्या है। तो ये होता ये है कि जो डेटा एंड इंटीग्रेशन वाला जो सिस्टम होता है, या काम जो कंपनीज करती है, जैसे कोफोर्ज किसी क्लाइंट कंपनी के लिए काम करती है, तो वहाँ पे ये तीनों सिस्टम है ना, उदाहरण के लिए मैंने बताया, जैसे ऑर्डरिंग वाला सिस्टम, पेमेंट वाला सिस्टम, और ऑर्डर ट्रैकिंग वाला सिस्टम, और डिलीवरी वाला सिस्टम। तो इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन करने का जो काम है ना, उसको डेटा एंड इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कोफोर्ज को इस वर्टिकल से 21% रेवेन्यू प्राप्त होता है। तीसरा इनका वर्टिकल है वो क्लाउड एंड इंफ्रा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब क्लाउड के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो उदाहरण के लिए कोई मान लीजिए ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है, और वो
जो है वो उसका जो डेटाबेस है और साथ ही साथ उसका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी क्लाउड पर या किसी अन्य कंपनी के जैसे अमेज़ॉन हुआ या गूगल हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो इनके सर्वर पर लोड होता है वो, और उसको उस डेटा को या उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंटरनेट के माध्यम से उनके कर्मचारी और आमजन यानी जो यूज़र है वो एक्सेस करता है। तो इस चीज़ को क्लाउड बोलते हैं। तो ये जो कोफोर्ज है वो क्लाइंट कंपनी के लिए, जैसे हमने उदाहरण लिया वो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी का, तो वो कोफोर्ज की क्लाइंट कंपनी हुई। तो कोफोर्ज उस क्लाइंट कंपनी के लिए जो क्लाउड से रिलेटेड एप्लीकेशन है यानी उसका सॉफ्टवेयर क्लाउड पे लोड करती है और इस बात को इंश्योर करती है कोफोर्ज की कोई प्रॉब्लम उस सॉफ्टवेयर की रनिंग में नहीं आए और स्मूथली वो सॉफ्टवेयर रन करता रहे क्लाउड के मार्फत। तो जो क्लाउड और इंफ्रा मैनेजमेंट है वहाँ से कोफोर्ज का रेवेन्यू आता है 17%। इसके अलावा एक अन्य वर्टिकल, चौथा वर्टिकल जो है वो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिपीटिटिव काम है तो उस रिपीटिटिव काम को मैं एआई की सहायता से करवा दूं तो उसको इंटेलिजेंट ऑटोमेशन बोलते हैं। मान लीजिए कंपनी है, उसको एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है, उसके रेस्पॉन्स में उस कंपनी के पास काफ़ी सारे सीवीज आते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए 150-200 सीवी उसके पास आ गए। अब उसका एचआर वाला जो डिपार्टमेंट है उसका यही काम रह गया कि भाई इन 100 को पहले फ़िल्टर करो और फ़िल्टर करने के बाद शॉर्टलिस्ट करो कि भाई किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। अब हो सकता है एक मैनेजर की पोस्ट हो, इसके अलावा कोई एक और दूसरी पोस्ट हो। इस तरीके रेगुलर अगर पोस्ट को जब रेगुलर चूँकि कंपनीज़ में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और हर बार जो एप्लीकेशंस आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो एचआर का सारा जो समय है ना वो इस बात में बर्बाद होता है कि वो सीवीज़ को पढ़ के उसमें से कोई पर्टिकुलर जो सर्टेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करें इंटरव्यू के लिए। अब इसका दूसरा सोल्यूशन है कि मैं इस काम को एआई के थ्रू ऑटोमेट कर दूं, यानी एक एप्लीकेशन में बनाऊं एआई वाली एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन में ये सारे सीवीज़ में लोड कर दूं और वो अपने आप जो है सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे वो कुछ सीवीज़ 8 या 10 सीवीज़ जो है वो शॉर्टलिस्ट करके दे दे और ये काम मिनटों में हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन जो काम हो सकता है 4-5 दिन में करे, ये जो एआई है वो मिनटों में कर सकता है। तो ये इंटेलिजेंट ऑटोमेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ से कोफोर्ज का रेवेन्यू वो 8% आता है। फिर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की सर्विस ये देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके ग्राहक जो है ना वो आपको कोई ऑर्डर देता है। अब ऑर्डर देने के बाद आप जब उसकी ऑर्डर रिसीव करते हैं और जो आपकी डिलीवरी आप भेजते हैं उसमें हो सकता है जितना और आपके कॉम्पिटिटर जितना टाइम लगा रहे हों उससे ज़्यादा समय आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कोफोर्ज वाले हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर ऑर्डर रिसीव करने में, मतलब कंपनी द्वारा ऑर्डर रिसीव करने में और माल भेजने में आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और कैसे इस समय को कम किया जा सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस में प्रोसेसेस जो किसी ग्राहक के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो इस तरह के कंपनीज में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, उनको रिजॉल्व करना, तो ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ से कोफोर्ज का रेवेन्यू जो आता है वो 8% आता है। अब वर्टिकल की बात करें कि कोफोर्ज आखिर कौन कौन से वर्टिकल्स में काम करती है, तो पहला इनका जो वर्टिकल है वो है BFSI यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला, वहाँ से इनका रेवेन्यू 28% आता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म से जो इनका रेवेन्यू आता है 23% आता है। इंश्योरेंस से 15% आता है और बाहर की गवर्नमेंट से, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं, बाहर की गवर्नमेंट के लिए जो सर्विस देते हैं वहाँ से 7% आता है, अदर से 27% आता है। अब बात कर लेते हैं सिग्निटी की। तो सिग्निटी जो है वो अपने पुराने रूप में 2 काम किया करती थी। पहला काम है डिजिटल इंजीनियरिंग और दूसरा काम है डिजिटल एश्योरेंस। अब ये डिजिटल इंजीनियरिंग के बारे में तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर ही ली कि जहाँ पर भी इंजीनियरिंग वाला शब्द जुड़ जाता है IT सर्विसेज के क्षेत्र में, वहाँ आप ये समझ लीजिए या तो कोई नया प्लेटफॉर्म ये
डेवलप करते हैं या ये जो है पुराना जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो आईटी वाला स्ट्रक्चर है ना उसको मॉडर्नाइज करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये रही बात डिजिटल इंजीनियरिंग की। अब दूसरा जो पार्ट है इनका वो है डिजिटल एश्योरेंस। अब ये डिजिटल एश्योरेंस क्या होता है, तो देखिए आप डिजिटाइज तो हो गए, यानी कोई क्लाइंट कंपनी इनकी डिजिटाइज तो हो गई, लेकिन उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो पहली चीज़ तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, कोई इशू तो नहीं है, प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ साइबर सिक्योरिटी चेक करते हैं कि भाई उसमें कोई हैकिंग वाला इशू तो नहीं हो सकता, प्रॉपरली सिक्योर है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई बाहर से आके सिस्टम हैक कर सके। वीक जो उसकी डिफेंसेस है उसको चेक किया जाता है। तीसरी चीज़ परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये जो जिस तरह की परफॉर्मेंस मैं चाहता हूँ, यानी वो कंपनी चाहती है जिसकी वो एप्लीकेशन है, तो वो जैसी परफॉर्मेंस चाहती है वैसी परफॉर्मेंस वो सॉफ्टवेयर देता है या नहीं देता, या जैसे ही लोड आता है तो वो इशू क्रिएट करने लग जाता है, स्लो हो जाता है, या इस तरह की चीज़ें। जो चौथी चीज़ है वो ये है कंप्लायंस से रिलेटेड कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो सारे लीगल और जो देश के कानून है जहाँ पर ये रन करता है सॉफ्टवेयर, तो उनके कानून की पालना करता है कि नहीं करता। एक अन्य चीज़ ये है ऑटोमेशन एआई टेस्टिंग। अब ये क्या हुआ कि भाई आजकल क्या हुआ, ये फैशन है कि हर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सिस्टम में एआई लगाना चाहता है। तो एआई तो आपने लगा दिया, लेकिन एआई के साथ इश्यूज़ हैं। आप एआई के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते। पहली चीज़ तो ये कि एआई जो है वो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, ट्रस्टवर्दी हो, काम जितना उससे चाहा, जिस तरीका का काम या जिस तरीके का आउटपुट उससे एक्सपेक्टेड हो उसी तरह का आउटपुट वो दे। क्योंकि बहुत बार ये एआई वाले सिस्टम है ना, आउटपुट वो नहीं देते जो होना चाहिए, तो ये एक कमी होती है। तो इस तरीके से ये जो सिग्निटी है ये एआई वाले जो सिस्टम है उनको भी टेस्ट करती है। तो बेसिकली जो डिजिटल एश्योरेंस है उसमें ये क्वालिटी टेस्ट करती है चीज़ों की, सॉफ्टवेयर की, कंप्लायंस से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, तो क्वालिटी चेक करने वाला काम है। अब बात करते हैं कि जब कोफोर्ज जो है ये सिग्निटी को उसने एक्वायर कर लिया तो कोफोर्ज को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो टारगेट है वो ये है कि $2 बिलियन की रेवेन्यू बाई FY27 ये कोफोर्ज विद मर्ज एंटिटी ये अचीव करें। दूसरा कोफोर्ज को जो लाभ होने वाला है वो ये है कि रिटेल, हाईटेक और हेल्थ केयर वाले वर्टिकल जो है उसमें इनकी प्रेजेंस कमज़ोर थी, यानी कोफोर्ज की प्रेजेंस कमज़ोर थी, और ये सिग्निटी के पास ये वाले 3 वर्टिकल्स थे। तो इमीडिएटली कोफोर्ज को ये 3 वर्टिकल से बिजनेस मिल जाएगा और इस क्रॉस सेलिंग का मौका इनको मिलेगा। तीसरी चीज़ जो यूएसए में है, सिग्निटी की जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 33% रेवेन्यू मर्ज एंटिटी का बढ़ने की संभावना है। चौथी बात ये है कि 28 फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स जो है, यानी बड़ी कंपनी जो हैं वो सिग्निटी की क्लाइंट्स थी, तो वो तुरंत रेडीमेड वो कोफोर्ज को मिल जाएगी। एक अन्य बात ये कि एआई एश्योरेंस में जिसकी बात हमने की, यानी कि कोई भी कंपनी जब एआई सिस्टम लगाती है तो उसका क्वालिटी चेक करना जो होता है वो एआई एश्योरेंस कहलाता है। तो एआई एश्योरेंस में जो कोफोर्ज है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बना पाएगा। कोफोर्ज की स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो नीश एरिया में ऑपरेट करते हैं। दूसरी बात ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका रेवेन्यू है, बहुत सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे BFSI हुआ, ट्रैवल टूरिज्म हुआ, इंश्योरेंस हुआ, और रिटेल, हाईटेक और जो हेल्थ केयर है वो इनको सिग्निटी से मिल गए हैं। वीकनेस की बात करूं तो देखिए इंटेंस कंपटीशन है इस एरिया में, बहुत सारी कंपनीज इस एरिया में लगी हुई हैं। दूसरी बात ये इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू अमेरिका से आता है, वहाँ पर आप देखिए स्थिति डामाडोल है। तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे किस तरीका
अमेरिका का रुख रहेगा पॉलिसी के बारे में। तीसरी चीज़ ये मिड साइज़ कंपनी, और जो मिड साइज़ कंपनी है उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि उसको बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। लेकिन जब सिग्निटी के साथ सिग्निटी को इन्होंने एक्वायर कर लिया तो इनका साइज़ रिलेटिवली बड़ा हुआ है, तो उम्मीद है कि इनको बड़े साइज़ के कुछ ऑर्डर अब मिल पाएंगे। अगर मार्केट की कैप की बात करूं तो 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 14 रुपये का खर्चा है। आरओई जो है 16% है, लेकिन ये आरओई जो है आईटी सर्विसेज कंपनीज़ के लिए कोई खास मायने नहीं रखता। 25-30% का आरओई वाली कंपनी बाज़ार में मौजूद है। पी लेकिन 52 का है। जो पिछले 12 महीनों की सेल है वो इसलिए मैं 12 महीनों की बात करता हूँ क्योंकि Q2 FY25 में इन्होंने सिग्निटी को एक्वायर किया, और अब इनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो सिग्निटी के साथ कंबाइंड होके आते हैं, कंसोलिडेटेड होके आते हैं। तो इसलिए पिछले 12 महीनों की सेल 43% बढ़ी है, और पिछले 12 महीनों का जो प्रॉफिट है वो 39% बढ़ा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यानी कोई प्रमोटर नहीं है, और FII के पास 34% है, DII के पास 55% है, और पब्लिक के पास 11% है। तो मैं समराइज़ करूँ वीडियो को तो देखिए, सिग्निटी के एक्विजिशन के बाद इनको ज़रूर AI वाले जो क्वालिटी जो एश्योरेंस है उसमें कुछ लीड मिलेगी, लेकिन फिर भी इससे बढ़िया कंपनी, इससे स्ट्रॉन्गर कंपनी, बड़ी साइज़ की कंपनी मौजूद है, छोटी साइज़ की कंपनीज भी मौजूद हैं जिनके फाइनेंशियल, जो कोफोर्ज के फाइनेंशियल उनसे बेटर है। तो आप एक बार उन कंपनीज़ की तरफ भी नज़र डाल के देखें। हमेशा की तरह इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय होती नहीं है, और हमेशा आपको कंपनी की परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना चाहिए। और आपको ये लगता है कि कंपनी खरीदने लायक या बेचने लायक है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कोई काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।